हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें। 29 अगस्त में हम लोग आ चुके हैं, एक नया वीक शुरू हो चुका है और ये वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंधन से शुरू हो रहा है और बहुत ही प्रेम प्यार का फेस्टिवल है रक्षाबंधन। तो बिल्कुल आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए देखते हैं कुछ चंद लाइनें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाह तेन त्वामापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। क्या अर्थ है इसका, चलिए जानते हैं, देखते हैं। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्रो राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। हे रक्षते, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। तो ये बंधन है प्यार का, ये बंधन है रक्षा का, ये बंधन है सुरक्षा का। तो चलिए इसी बंधन के साथ हम लोग बहुत ही फेस्टिवल को बहुत ही आसानी, बहुत ही प्यार प्रेम के साथ फाइनली सेलिब्रेट करते हैं हम सभी, आप सभी को। एंड अगेन फिर से एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। दिया अगर बात करें, जुलाई मंथ का मंथली सेशन है, आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। और बिल्कुल रक्षाबंधन पर आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी व्यू हैं, फाइनली आप बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मेन कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। किसी भी फेस्टिवल को हमें सेलिब्रेट करना होता है तो हमें खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके जो भी विचार हैं, है ना, अपनी बहन को कोई संदेश या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसका यूज करते हुए अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके जो भी विचार होंगे, व्यू होंगे, बिल्कुल हम उसे नेक्स्ट डे के सेशन में लेकर आएंगे और उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही प्यार प्रेम के साथ सेलिब्रेट करें, है ना। चलिए आगे चलें। तो बिल्कुल जुलाई मंथ का सेशन जैसा आप सभी को पता है हो चुका है, आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं देखा है तो जाकर एक बार देखें, है ना। जुलाई मंथ को आप रिवाइज कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें, मैराथन 2023 का रहा है, पूरा मैराथन इसमें कवर किया है। 2023 को जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई एग्जाम अपकमिंग लगा हुआ है। 2024 का एक मैराथन था आपका, जिसमें हमने जनवरी से जून तक की न्यूज को कवर किया था, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका 600 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें। चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं डियर। सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ चलेंगे। करंट न्यूज का पार्ट होगा, रैपिड फायर होंगे, कंबाइंड करंट फैक्ट, स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, एमिना एंड टुडे क्विज क्वेश्चन का पार्ट भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट डे हाइलाइट से, चलते हैं लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ डियर। अगर हम बात करें, सैटरडे में आपके साथ एक न्यूज डिस्कस हुई थी, नॉमिनेशन था पद्मा अवार्ड का, जो कि 15 सितंबर तक फाइनली क्या है, ओपन है। आप नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को और ये पद्मा अवार्ड बिल्कुल क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे फाइनली पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनका अनाउंसमेंट हो जाता है। पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण की बात करें, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण है, पद्मश्री आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर हम दिस ईयर की बात करें, इस ईयर कितने पद्म अवार्ड दिए गए थे, 132 पद्म अवार्ड थे, पद्म विभूषण थे 5, पद्म भूषण थे 17 और पद्मश्री थे 110। टोटल 132 पद्म अवार्ड्स इस ईयर प्रोवाइड किए गए थे, दिए गए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज थी हम लोगों की, प्रसार भारती और संसद टीवी ने सहयोग और सामग्री साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। फटाफट से इस न्यूज को बिल्कुल जो भी एडिशनल पॉइंट है आप लोग ऐड करते चलेंगे, क्योंकि लास्ट डे हाइलाइट्स का पार्ट शुरू हो चुका है। सबसे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जहां भी ग्रुप वगैरह में आप ऐड हो, फटाफट लिंक को शेयर करो। वेरी गुड, वन बाय वन सभी लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल, है ना। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल। चलिए जय हिंद, जय श्री राम। फटाफट आगे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज हम लोगों की थी, सरकार ने किसानों की बात
रेडियो कार्यक्रम क्या करेगी, शुरू करेगी। गवर्नमेंट टू लॉन्च किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हम चले तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, आपके साथ डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ऋषभ शेट्टी हैं, नित्या मेनन है और सूरज बड़जात्या ने जीते हैं पुरस्कार। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। ऋषभ शेट्टी, नित्या मेनन एंड सरोज बड़जात्या विन अवार्ड्स। चलेंगे नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवार्ड एंड ऑनर से। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड आईना साइंस इन नॉन फीचर गुलमोहर विंस बेस्ट हिंदी फिल्म। ऋषभ शेट्टी विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें करंट न्यूज की तरफ एंट्री करेंगे। देखते हैं आज की करंट न्यूज के पार्ट पे क्या न्यूज निकल कर आएंगी। नेशनल न्यूज, ट्रिब्यूट, इंपॉर्टेंट या स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन या डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है। नेक्स्ट हम चलें रिया तो इंडेक्स रैंकिंग, अवार्ड ऑनर, बैंकिंग, इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, कारपोरेट, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, बुक्स ऑथर, जीआई टैग, स्पोर्ट्स एंड ऑब्जरी का पार्ट भी हो सकता है। किसी भी न्यूज को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हो तो बहुत ही आसानी से आप ध्यान रख पाते हो, लॉन्ग टाइम तक आपको ध्यान रखिए। थ्योरी का पार्ट कम से कम हो और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हुए आप अगर इस तरह से न्यूज को कनेक्ट करते हो तो बहुत ही आसानी से ध्यान रख पाते हो। एक नए वीक में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। नेशनल न्यूज एरिया, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया है, अप्रूव किया गया फॉर बेंगलुरु, थाने और पुणे। बेंगलुरु, थाने और पुणे के लिए क्या किया गया है, मेट्रो जो है 3 रेल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्या कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। 1 सेकेंड भाई आ जाओ। ओके हाँ, 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर डिटेल में क्या पॉइंट बनने वाले हैं। यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल टू 3 न्यू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन द कंट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। क्या पॉइंट और क्या फैक्ट बनने वाले हैं, हम लोग वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। द प्रोजेक्ट इंक्लूड फेज 3 ऑफ बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो की अगर हम बात करें रियल तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 15,611 करोड़ रुपीस। तो आपको अमाउंट बिल्कुल ध्यान रखना है, कितना है, 15,611 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट हो गया आपका बेंगलुरु रेल प्रोजेक्ट के लिए, बेंगलुरु मेट्रो के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर पॉइंट क्या करते चलोगे, कनेक्ट करते चलोगे। बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितना है, 15,611 करोड़ है। 15,611 करोड़ का अमाउंट है यहां पर, जो कि आपका किसके लिए है, बेंगलुरु के लिए है। ठीक है, तो फटाफट से एडिशनल पॉइंट हम लोग आगे देखते चलेंगे। ये अमाउंट और फिगर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डियर, आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलें हम लोग आगे चलें, तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 15,611 करोड़ रुपए ध्यान रखना है। थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसके लिए कॉस्ट कितना है, 12,200 करोड़ है डियर। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 12,200 करोड़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है और ये आ रहा है किसके लिए निकल कर, थाने के लिए। ठीक है, थाने के लिए है, थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट, वो ठीक है, इंटीग्रल रिंग मेट्रो, IRM लिख दिया, IRM हो गया। ठीक है, IRM रेल प्रोजेक्ट। ठीक है, IRM इंटीग्रल रेल मेट्रो प्रोजेक्ट थाने के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आ गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। बेंगलुरु मेट्रो के लिए 15,611 करोड़ है, दूसरा थाने के लिए हो गया 12,200 करोड़ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ, पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट है, एक्सटेंशन टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम स्वारगेट एंड कटराज, स्वारगेट से कटराज तक, कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ रुपी। तो थर्ड अभी आप कनेक्ट कर लोगे भाई, पुणे है, पुणे मेट्रो, पुणे मेट्रो। तो यहां पर अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है, यहां पर अमाउंट आ रहा है आपका 3,000 करोड़ रुपी, 3,000 करोड़ रुपी। तो 3,000 करोड़ रुपी, ये तीनों ही जो फिगर है ना, ये आपको रियल तीनों ही फिगर क्या रखने होंगे, याद रखने होंगे। कहां गए भाई, हाँ, एक फिगर आपका ये हो गया है ना, एक फिगर आपका ये हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया और तीसरा फिगर आपका ये हो गया। तीनों ही फिगर आपको ध्यान रखने होंगे। बेंगलुरु के लिए कितना है, 15,611 करोड़ है ना। अगर हम थाने की बात करें 12,200 करोड़ है। पुणे मेट्रो के लिए कितना है, 3,000 करोड़ है। कितना है भाई, 3,000 करोड़ है। कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ रुपए। क्लियर, डन है इतना सभी को, बताओ यहां तक कोई दिक्कत भैया, क्लियर है ना। चले चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन परियोजनाओं में 15,611 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण है। 12,200 करोड़ रुपए की लागत वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मेट्रो चरण परियोजना का दक्षिण की ओर से स्वारगेट से कटराज तक विस्तार शामिल है। ठीक है, क्लियर है भाई।
तो बिल्कुल फिगर और अमाउंट हमें ध्यान रखते हुए चलने हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेम स्लाइड आपकी हिंदी में अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोला है, सेड दैट एट प्रेजेंट मेट्रो रेल इज ऑपरेशनल इन 21 cities whereas it was operational only 5 cities 10 years back। भाई देखो, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वर्तमान में 21 शहरों में, यानी प्रेजेंट टाइम 21 सिटीज हैं, 21 शहरों में मेट्रो रेल चालू है, जबकि 10 साल पहले यह केवल 5 शहरों में चालू थी। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ओनली ऑन 5 सिटीज में रन कर रही थी, ओनली ऑन 5 सिटीज में रन कर रही थी। इन प्रेजेंट टाइम 21 सिटीज में रन कर रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चले, एट द ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, इंडिया स्टैंड करता है 3rd पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लेंथ। अगर हम नेटवर्क लेंथ की बात करें तो ऑल ओवर 3rd पोजीशन पे हम आते हैं ग्लोबली मेट्रो रेल के मामले में। विश्व स्तर पर भारत नेटवर्क की लंबाई के मामले में 3रे स्थान पर है। तो ये भी पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, फैक्ट आपको तीनों याद रखने हैं, वो तो आपको याद रखते हुए ही चलना है ना? क्लियर है भैया? चले डन। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आ रही है, स्टेट रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है भाई। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की बात हो रही है। अराइव इन तेलंगाना फॉर 2 डे विजिट। 2 दिन की विजिट पर गए हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना पहुंचे हैं और आप देख पा रहे हो यहाँ पे गवर्नर साहब ने फाइनली इनका क्या किया है, वेलकम किया है। तो चलिए देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ वॉज एक्सटेंडेड वार्म वेलकम बाय तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा, देखो भाई गवर्नर जो होते हैं ना, वो सारे जितने भी राज्यों के हैं, आपको गवर्नर के नाम याद रखने ही रखने होते हैं। लेकिन अगर कोई करंट में कहीं ना कहीं डिस्कशन में है, कहीं ना कहीं न्यूज में है, तो वो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द शमशाबाद एयरपोर्ट इन हैदराबाद। अब देखो शमशाबाद एयरपोर्ट भी आ गया न्यूज में। अब एयरपोर्ट भी फेमस हो गया, एयरपोर्ट स्टैटिक का पार्ट हो गया, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कभी कभी एयरपोर्ट भी कि बताइए ये एयरपोर्ट कहां पे सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी वॉज एक्सटेंडेड वार्म वेलकम बाय तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा एट द शमशाबाद एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा जी क्या है, तेलंगाना के राज्यपाल हैं। फाइनली उन्होंने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का। एज अ इंफॉर्मेशन है, इसके साथ ही आगे चले तो ही इज accompanied बाय हिज वाइफ डॉक्टर सुदेश धनखड़। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी इनके साथ गई हुई हैं, इनकी वाइफ हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी की। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑन द 2 डे विजिट है तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों की विजिट पर हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ही रीच्ड कान्हा शांति वनम। कान्हा शांति वनम में जाएंगे ऑफ द श्री रामचंद्र मिशन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। बिल्कुल डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी हैं। उपराष्ट्रपति तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे हैदराबाद के बाहरी इलाकों में श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांति वनम भी पहुंचेंगे। अब देखो कान्हा शांति वनम ये कहां पर सिचुएटेड है, पता चल गया आपको, हैदराबाद के बाहरी इलाकों में, यानी हैदराबाद में है। और फाइनली कान्हा शांति वनम भी क्या करेंगे, जाएंगे। तो ये कुछ रहते हैं, प्लेसेस रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और कहीं ना कहीं जब न्यूज में रहते हैं तभी हमारे लिए न्यूज का पार्ट बनते हैं। इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है। असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर टू बी हेल्ड 3 phases बिगिनिंग 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। शेड्यूल बन गया है 18 सितंबर से। अगर हम बात करें डियर, नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख से जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन क्या होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके साथ एक और राज्य है जहां पर ये होने वाले हैं। कैसे ये इलेक्शन रहेंगे और फाइनली क्या इनका शेड्यूल है, वो सारा यहां पर फाइनली आपके दिख भी रहा है फाइनली, और हम लोग देखेंगे। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर दोनों राज्यों में असेंबली इलेक्शंस फाइनली क्या किए जाएंगे, हेल्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर टू बी हेल्ड 3 phases बिगिनिंग एट द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में होंगे। चलिए देखते हैं। द असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी हेल्ड इन 3 phases beginning on the 18th of next month, while Haryana will go to the polls in a single phase on the 1st of October this year। 1st of October को फाइनली इलेक्शन होंगे। कहां पे, हरियाणा में सिंगल फेज में हो जाएंगे हरियाणा में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 3 फेजों में इलेक्शन होने हैं। 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी 18th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एज अ इंफॉर्मेशन है, आपको ये न्यूज ध्यान रखनी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में होंगे, जबकि हरियाणा में इस साल एक ही चरण में 1 अक्टूबर को फाइनली मतदान होंगे। चलिए नेक्स्ट चलें। द काउंटिंग विल टेक प्लेस ऑन द 4th ऑफ द अक्टूबर फॉर बोथ द 90 मेंबर्स असेंबली। दोनों ही जो हमारी असेंबली हैं वो हमारे 90 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो
90 मेंबर्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा, दोनों के ही जो काउंटिंग होगी वो 4 अक्टूबर को निकल कर आएगी। 4 अक्टूबर को काउंटिंग होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों का लिए 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो ये भी एज इंफॉर्मेटिव है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी स्टेट रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल न्यूज है डियर। इंडिया ने सेंड किया है 1400 किलोग्राम ऑफ एंटी कैंसर ड्रग टू सीरिया। बिल्कुल इस तरह की न्यूज हमें पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में इंडिया ने सेंड किया है 1400 किलोग्राम का एंटी कैंसर ड्रग भेजा है। कहां पर? सीरिया भेजा है डियर। ठीक है, सीरिया भेजा है। सीरिया की कैपिटल और करेंसी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सीरिया भेजा है, तो चलिए देखते हैं आगे और पॉइंट। इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू सीरिया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है इन सोशल मीडिया पोस्ट सेड दैट इन कीपिंग विद द ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट्स इंडिया हैज डिस्पैच्ड एंटी कैंसर ड्रग टू सीरिया। तो एंटी कैंसर ड्रग टू सीरिया के लिए क्या किया गया है? डिस्पैच किया गया है, भेजा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से इस तरह से बनेगा कि अभी हाल ही में भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के जरिए एंटी कैंसर ड्रग जो है वो क्या किया है? डिस्पैच किया है। ये किस देश को किया है? तो आपको ध्यान रखना है वो देश है सीरिया। ठीक है, चलो सेम स्लाइड आपकी हिंदी में अवेलेबल है। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं क्या की हैं? भेजी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। ही एडेड दैट द consignment of approximately 1400 kilograms will support the Syrian government and its people combat the disease। उन्होंने कहा है कि लगभग 1400 किलोग्राम की यह खेप सीरियाई सरकार और उसके लोगों को इस बीमारी से लड़ने के में क्या करेगी? मदद करेगी। डियर आपको ध्यान रखना है। ओके, यहां पर देखो ये हाईलाइट बच गया है ना, तो इससे होगा आपको 400 किलोग्राम लगेगा। 1000 है ना, तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, चलो रुको, मेरे पास एक आइडिया आ गया है ना। देखो जहां चाह है वहां राह है, अगर चाह बना लेंगे तो राह बन जाएगी। मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, आप डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत ले, मुझे आइडिया आ गया है। और ये रहा, ठीक है, 1400 किलोग्राम विल सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं हटा ही दूं, चलो ठीक है, क्लियर, सही है ना? अब बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, ये वाला कलर लेना था क्या? चलो ठीक है, एक 1400 किलोग्राम विल सपोर्ट। अब करवा चौथ हो जाएगी उसमें, है ना। चलो कोई बात नहीं, 1400 किलोग्राम की विल सपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 किलोग्राम की यह खेप सीरियाई सरकार उनके लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। तो एक किलोग्राम भी ध्यान रख सकते हो, सीरिया के लिए भेजी गई है, एंटी ड्रग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है भाई, इंटरनेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया गया। साउथ कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलेंस मेजर्स फॉर एमपॉक्स। दक्षिण कोरिया एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ाएगा। भाई आप देख पा रहे हो ऐसी डिसीजेज आ गई हैं, कोविड-19 जब से है, कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल वायरस की चपेट में हैं, है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, कहीं ना कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती रहती हैं। तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलेंस मेजर्स लिए गए हैं एमपॉक्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, चलिए। द कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी, केडीसीएफ। देखो केडीसीए ये टर्म आ गया, मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी टर्म ऐसा आएगा फाइनली उसका फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना होगा। तो कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने अनाउंस किया है द डिसीजन आफ्टर अ मीटिंग विद मेडिकल एंड एकेडमिक एक्सपर्ट्स का कहना है टू डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ एमपॉक्स इंटरिंग द कंट्री एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी ने देश के एमपॉक्स में के प्रवेश की संभावना और प्रतिक्रिया रणनीतियों को पर चर्चा करने के लिए चिकित्सा और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद निर्णय की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो ये बिल्कुल आपको एज अ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। कौन सा देश है भाई? दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया है, बिल्कुल साउथ कोरिया है ना। साउथ कोरिया ही रहता है न्यूज में, तो नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड से कटा हुआ रहता है वो, है ना। चलिए क्लियर है इतना, चले आगे।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से, और ये बहुत सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पे फेरबदल किया गया है, कुछ बहुत सारे हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो अपॉइंटमेंट पे बिल्कुल फोकस करते चलिएगा। एसीसी, अब ये एसीसी क्या होता है? एसीसी सीमेंट है क्या? नहीं भाई, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट एक कमेटी होती है जो अपॉइंटमेंट करती है, उसको हम एसीसी बोलते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। एसीसी ने अप्रूव किया है मल्टीपल हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स। हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स को क्या किया गया है? यहां पर अप्रूव किया गया है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे अपॉइंटमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हमारे सेक्रेटरी हैं जो कहीं ना कहीं रिशफल हुए हैं, चेंज हुए हैं, किसी का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो फाइनली सेवानिवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कहीं पर कहीं रिसफलिंग हुई है। तो चलिए बिल्कुल देखेंगे। सीनियर आईएएस ऑफिसर विवेक जोशी जी की बात हो रही है भाई, इनको ध्यान रखेंगे। हु इज करेंटली सर्विंग एज सेक्रेटरी हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये क्या है? सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी जी। हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, अपॉइंट एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक जोशी जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का, देखो अब भाई, अब आप समझ पा रहे हो कि नहीं? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का इनको क्या किया गया है? एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अब देखो ये सेक्रेटरी का जो पद है क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डीपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में एज अ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? विवेक जोशी जी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये कहां पे थे? हु इज करेंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर? डन? इतना बहुत ही सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स हो रहा है? बताओ भाई, क्लियर है ना? नाम क्या है? विवेक जोशी जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, चले चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी की बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, नागार्जू मदिराले, नागार्जू मदिराले जी जो हैं, ये विल बी नाउ बी द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराजू मदिराला अब वित्तीय सेवा विभाग के सचिव होंगे। अभी आपने देखा डियर, यहां पर जो विवेक जोशी जी थे इनको डीपीटी में भेज दिया गया, जाओ भाई तुम डीपीटी चले जाओ, और ये कहां पे थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज अ सेक्रेटरी थे। अब विवेक जोशी जी की जगह कौन आ गया? अब विवेक जोशी जी की जगह कौन आ गया? तो विवेक जोशी जी की जगह आ गए हैं कौन? नागाराजू मदिराला, नागाराजू मदिराला, है ना भैया? नाम देखो बहुत अच्छा है इनका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एडिशनल सेक्रेटरी इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैं नागाराजू मदिराला जी, इनको भेज दिया गया है कहां? वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एज अ सेक्रेटरी। क्लियर? ठीक है, चले, डन? चलो 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 फटाफट चलते हैं, फटाफट सेशन को लाइक करते चलो भाई। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट, शेयर भी कर दिया करो भैया, है ना, शेयर भी कर दिया करो। जिन लोगों ने कर दिया है बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद, बहुत अच्छे। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट, पसंद करते हो तो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर मनोज गोविल जी आ रहे हैं, चलो भाई मनोज गोविल जी को देखते हैं भाई, ये कहां गए हैं? ही इज करेंटली सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, जी हाँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये क्या थे? एज अ सेक्रेटरी थे। हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ओहो, DOIE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में फाइनली अब इनको भेज दिया गया कि आप जाइए भाई मनोज गोविल जी, आप सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, अब आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का क्या किया जाता है? सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये कहां पे थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज अ सेक्रेटरी थे। डियर मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार आपको बताया है कि सेक्रेटरी की लिस्ट बना लो, सेक्रेटरी की लिस्ट मिल भी गई थी कुछ पार्टिसिपेंट्स को, बहुत ही अच्छी बात है, उसको कंपाइल करिए। धीरे धीरे सेक्रेटरी हम लोग के सेशन में आते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी इंटरव्यू होता है डायरेक्टली सेक्रेटरी पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि देखो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ध्यान रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिनिस्टर इतने न्यूज में रहते हैं, बच्चे बच्चे को पता होता है मिनिस्टर कौन है ना, लेकिन सेक्रेटरी साहब पता होने चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में सेक्रेटरी पूछ दिए आते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछ दिए आते हैं, और एग्जाम में तो डायरेक्टली आ ही जाता है ना। ऐसे सेक्रेटरी आते हैं, आपने नाम ही नहीं सुना, तो नाम सुना होना चाहिए। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो बिल्कुल इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, ध्यान से देखते चले और नोट्स भी बिल्कुल बनाते चलेंगे। नाम देखो इसीलिए हाईलाइट है इनका, कहां थे अब कहां गए, ये ध्यान रखना है, कहां थे और अब कहां गए। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आज सेक्रेटरी इनको क्या कर दिया गया है? अपॉइंट कर दिया गया है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज गोविल जी हैं जो वर्तमान में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, को व्यय विभाग का सचिव क्या कर दिया गया है? नियुक्त किया गया है। क्लियर है? इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो, इतना क्लियर है तो। ठीक है, डन है, चले चलो
नेक्स्ट चलते हैं भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात हो रही है, एनएचए की बात हो रही है, एनएचए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दीप्ति गौर मुखर्जी। दीप्ति गौर मुखर्जी जी का नाम आ रहा है भाई, इनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। विल नाउ बी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी जी आप कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव होंगे। अब देखो यहां पे समझना, कंफ्यूज मत होना, यहां पे देखो मनोज गोविल जी थे, ये कहां पे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में थे कि नहीं। अब ये कहां चले गए भाई, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनको भेज दिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी का पद था खाली हो गया कि नहीं, तो यहां कोई चाहिए कि नहीं, तो यहां कौन आ गया, यहां आ गए कौन, ये दीप्ति गौर मुखर्जी जी यहां पे आ जाएंगी, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की थी। विल नाउ बी एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज अ सेक्रेटरी इनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो इतना, इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो, फटाफट से सेशन को लाइक करो। क्लियर, चले डन, बोलो बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज डीपीआईआईटी की बात हो रही है भाई, सेक्रेटरी यहां पर कौन है, राजेश कुमार सिंह जी हैं, डीपीआईआईटी। अब डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, टाइप करो फटाफट टाइप करो। डीपीआईआईटी सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह जी, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, Ministry of Defense, and he will take over as Secretary Department of Defense after the completion of tenure in Armane गिरिधर, गिरधर अरमानी जी जो हैं on 31st of October this year। ये क्या हो रहे हैं भाई, फाइनली डीपीआईआईटी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी अपॉइंट किया गया इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड ही विल take over as secretary department of defense, sorry department of defense after the completion of tenure। गिरधर अरमानी जी की बात करें तो on 31st of October this year। डीपीआईआईटी सचिव राजेश कुमार सिंह जी को रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और वे इससे इस वर्ष 31 अक्टूबर तक गिरधर अरमाने के कार्यकाल का पूरा होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पदभार। अब देखो तुम्हें पता चल गया ना, डिफेंस सेक्रेटरी हम आयुष सर कभी भी बताते थे, कौन बताए, गिरधर अरमाने, गिरधर अरमाने। अब डिफेंस सेक्रेटरी तुम अभी से क्या याद रखना शुरू कर दोगे कि सर डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, अब तुम्हें कौन याद रखने हैं, राजेश कुमार सिंह जी का नाम याद रखना है कि अब हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह अभी नहीं है, अक्टूबर से आएंगे, लेकिन अक्टूबर में भाई अब देखो अभी से पहले से अपॉइंटमेंट होगा ना तभी तो आएंगे ना। राजेश कुमार सिंह जी अब हो जाएंगे गिरधर अरमाने 31 ऑफ अक्टूबर को ये टाटा बाय बाय कहेंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो हमारे राजेश कुमार सिंह जी डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। अब अगर किसी ने कहा सर सेक्रेटरी आपने बताए नहीं, डिस्कस नहीं किए, देखो सेशन में एक साथ चीजें कंपाइल आपको करनी है, कुछ आप भी तो करोगे ना, हम तो जो है बूंद बूंद घड़ा मिलता जा रहा है, बूंद बूंद चीजें मिलती जा रही हैं, आप उनको कंपाइल करते जाओ, अलग अलग जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं या जिनको आसानी से बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है, उनसे बचा नहीं जा सकता, तो आप उसको कंपाइलेशन करोगे, बहुत ही आसानी से आप उनको याद रख पाओगे। क्लियर है ना। तो डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह जी जो है रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। गिरधर अरमाने जी का जो स्थान है वो ग्रहण करेंगे राजेश कुमार सिंह जी, कब, 31 ऑफ अक्टूबर को। क्लियर है, चलो आगे चले भाई, आगे ये कौन आ गया बताइए, पिक्चर से ही आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है तो आप बता ही दोगे, पहचानते भी होगे, वैसे फेस से भी पहचानते होगे, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये है गीता गोपीनाथ जी, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं यार। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत 2027 तक, हम आपको बोलते हैं ना कि 2028 तक बोला गया तीसरी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेंगे, गीता गोपीनाथ जी का कहना है, जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बिलोंग करती हैं, आईएमएफ गीता गोपीनाथ जी का क्या कहना है, इनका कहना है कि भारत 2027 तक तीसरे नंबर की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, बाय 2027। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो इतना, इतना क्लियर है, बोलो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो।
ठीक है, तो आईएमएफ की गीता गोपीनाथ जी ने क्या कहा है, 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, गीता गोपीनाथ जी ने कहा है। तो बिल्कुल हमें ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलेंगे। तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की बात हो रही है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनली लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कौन? आईएमएफ। आप सभी को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें हमारी कंट्री में लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? मनी फ्लो कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कौन कंट्रोल करता है? तो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। डियर, आईएमएफ की हमारी डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा हैं, जिनको आगे के लिए टेन्योर के लिए फिर से अपॉइंटमेंट कर दिया गया। यानी ये भी एक अपॉइंटमेंट है। क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं और ये फाइनली डायरेक्टर जनरल हैं आईएमएफ की। तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डॉक्टर गीता गोपीनाथ हैड सेड दैट India's growth did much better than expected during the last fiscal year 2023-24 का जो इन्होंने फाइनली ग्रोथ देखा है, उस ग्रोथ को देखते हुए ये बोल रही है कंट्री ने एक्सपेक्ट किया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2027। डियर, जो प्रिडिक्शन है मैं आपको बता दूं 2047 तक, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इनका कहना है 2027 तक हम थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। वैसे रिकमेंडेशन आपको पता है 2028 तक बोला गया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, है ना। 5 अरे रे 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 रे, एक मिनट, गड़बड़ झाला हो गया, है ना। चलो 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक की तरफ हमें बढ़ना है और 2028 तक बोला गया है कि हम थर्ड लार्जेस्ट होंगे। लेकिन गीता गोपीनाथ जी का कहना है कि हम 2027 तक हो जाएंगे। इसमें से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपीआई के थ्रू आनी चाहिए। $1 ट्रिलियन किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू। और हमें 2028 से पहुंचना है 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास तक। आपको कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। और डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो ये हमें 2028 तक की बात जो की गई है, 2027 तक ही यहां पर हमें पहुंचने की बात की जा रही है। 2047 अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, टॉप मोस्ट फर्स्ट नंबर पे कौन सी वर्ल्ड की इकोनॉमी है? तो यूएस आपका फर्स्ट प्लेस पर आता है प्रेजेंट, चाइना आपका सेकंड प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आपका जर्मनी आ गया है जापान को पीछे छोड़ता हुआ। ठीक है, जर्मनी थर्ड पे आ गया है। फोर्थ पे आपका कौन है? जापान है। और फिफ्थ पे आपका अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पर यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे जापान है और फिफ्थ पे अपना प्यारा भारत है। और तीसरे पे आने की बात 2027 तक की जा रही है। तो वही बात यहां पर बोली गई है। क्लियर है? लास्ट फिस्कल 2023-24 के अगर रिकॉर्ड्स को देखें तो उसको देखते हुए आईएमएफ गीता गोपीनाथ जी का ये एक प्रेडिक्शन आया। नेक्स्ट चलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर गीता गोपीनाथ जी ने कहा है पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वृद्धि से उम्मीद है कहीं बेहतर रही है कि उम्मीद 2027 तक देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट। गोपीनाथ एडेड दैट फॉर्म टू व्हीलर सेल्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। डियर, अगर हम बात करें टू व्हीलर की जो सेल है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो गई है टू ओवरऑल कंजम्पशन इन सर्जिंग इन इंडिया। गीता गोपीनाथ ने कहा दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तक भारत की कुल खपत क्या हो रही है? बढ़ रही है। और खपत बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे भी हमें क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करनी होंगी। यानी डिमांड्स बहुत तेजी के साथ क्या हो रही हैं? ग्रोन अप हो रही। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा बाय द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स एंड क्वाड्रीसाइकिल स्टूड ओवर 24,37,000 यूनिट्स इन द लास्ट मंथ। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स एंड क्वाड्रीसाइकिल stood over 24,37,000 यूनिट्स इन द लास्ट मंथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने पैसेंजर व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स की क्वाड्रीसाइकिल का कुल उत्पादन 24,37,000 यूनिट से ज्यादा है। ठीक है, तो डियर ये था हमारा आज का न्यूज का पार्ट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। हम चलते हैं आज के रैपिड फायर राउंड की तरफ, देखते हैं आज का रैपिड फायर राउंड क्या होने वाला है। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है ना। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। SDF स्टैंड्स फॉर, MSF स्टैंड्स फॉर, MSF स्टैंड्स फॉर। अच्छा मैं देखो यहां पर MSF बैंक रेट, MSF SDF की बात करूं, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम।
करेक्शन क्या करेंगे, एमएसएफ है, एमएसएफ नहीं मुझे पूछना एक्चुअल एसडीएफ था, ये कनेक्ट करते टाइम गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आप एसडीएफ बताइए। एसडीएफ स्टैंड्स फॉर, एमएसएफ हम आपके साथ लास्ट डे में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट डे दैट इज हमारा सैटरडे का जो डे था वहां डिस्कस हुआ था। तो एमएसएफ स्टैंड्स फॉर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, एसडीएफ स्टैंड्स फॉर बताइए फटाफट से आप लोग, एमएसएफ स्टैंड्स फॉर, फटाफट आंसर करना है आप सभी को, है ना। ओके फिर मैंने एमएसएफ लिख दिया, बहुत ही कंफ्यूजन है, मैं खुद ही कंफ्यूज कर रहा हूं। एसडीएफ डियर बताना है, एसडीएफ, सॉरी फॉर दैट, एसडीएफ, 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 ठीक है, करो आंसर करो फटाफट करो, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस किसने किया है, एसडीएफ ने किया है, रिवर्स रेपो रेट की जगह टेम्परेरी रूप से काम कौन कर रहा है, एसडीएफ कर रहा है, आप लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल डियर। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की तो एसडीएफ का फुल फॉर्म जो निकल कर आता है वो आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आता है एसडीएफ, एसडीएफ स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें इसका रेट बताइए फटाफट कितने परसेंट है डियर। अगर हम ओके यहां पे भी देखिए वही फॉल्ट है जो मैं बता रहा हूं, मुझे आपसे पूछना था एसडीएफ, है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसडीएफ कंटेंट तैयार करते टाइम रहा होगा थोड़ा सा, है ना, चीजें हैं, दिमाग है, इधर उधर हो जाता है, कोई नहीं, एसडीएफ बता दीजिए परसेंटेज, एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हो गया डियर। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं अगर, तो सीआरआर, एसएलआर, ये दोनों ही रिजर्व रेशियो होते हैं, हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो सीआरआर 4.50% है, आपको पता होना चाहिए और पता है भी, आप लोगों ने आंसर किए भी थे, और 18% आपका एसएलआर हो जाएगा, क्लियर। अगर हम बात करें इसी के साथ ही तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और फिर आपका एसडीएफ आ जाता है, फिर आपका बैंक रेट आ जाता है, और फिर आपका एमएसएफ आ जाता है। तो ये भी रेट्स आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो चलिए रेपो रेट यानी 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.75%, एमएसएफ 6.75%, और ये एसडीएफ की जगह प्लेस खाली है, तो एसडीएफ की जगह चलो हम लोग बताते हैं एसडीएफ परसेंटेज, बिल्कुल आप लोग लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, एसडीएफ, एसडीएफ परसेंटेज है प्रेजेंट टाइम कितना 6 पॉइंट, ओ हो चलो वही कलर ले लेते हैं भाई, ओके हटो भाई तुम, 6.25%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6.25%, ठीक है। तो फाइनली आप समझ पा रहे होगे फिगर इस तरह से, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके रिजर्व रेशियो कहलाते हैं, रिजर्व रेशियो कहलाते हैं, दो रिजर्व रेशियो होते हैं, और ये जो आपके हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके इंटरेस्ट रेट्स कहलाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, या फिर हम इनको पॉलिसी रेट्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पॉलिसी रेट्स, ठीक है, क्लियर है इतना, आई होप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे चलते हैं डियर स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ। चलिए स्टैटिक जीके पार्ट में हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ लेकर आए हैं आज फॉर्मेशन डियर, आप सभी को पता है 7 अप्रैल 1948 तभी हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, कब, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडोनोम, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फाइनली इसकी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपका स्टैटिक का पार्ट रहेगा आज, जिसमें हमने WHO आपके साथ डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे एमसीक्यू का पार्ट, तो चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए एमसीक्यू के आंसर्स करने के लिए। हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके लिए, who has given additional charge of the director general of NTA, एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, फटाफट आपको बताना है। राजीव कुमार जी हैं, सुबोध कुमार सिंह हैं, सुधीर कुमार हैं, प्रदीप सिंह खरोला हैं। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर फटाफट आंसर करो भाई। फटाफट आंसर करते चलेंगे, बिना किसी देरी के करो आंसर करो फटाफट से। एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका प्रदीप सिंह खरोला जी, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, प्रदीप सिंह खरोला, है ना। फटाफट बिल्कुल डियर, बिल्कुल सेशन को लाइक करते चलिए, पसंद कर रहे हो लाइक करो, फटाफट लाइक करो,
चलो जितने भी लोगों को फटाफट लाइक करो, दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। चले तो एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? प्रदीप सिंह खरोला जी को। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज Which organization signed an MOU with the Indian Army to advance collaboration in next generation wireless technology? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। किस संगठन ने नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई कौन सा संगठन है जिसने नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजीज में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ है, समीर है। समीर कौन है भाई? समीर कोई पर्सन है क्या? नहीं, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो है, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ठीक है, करें फटाफट आंसर करेंगे, आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई समीर। ओके, समीर हो गए भाई आंसर। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन आर्मी इन साइनिंग द एमओयू फॉर नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज? नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. गवस जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एम.एम. नारवानी जी हैं, मेजर जनरल राजेश सिंह जी हैं, या फिर कर्नल वी.के. शर्मा जी हैं? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, तो आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। चले आंसर की तरफ, फटाफट करो करो। नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. गवस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. गवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च किस मंत्रालय का संचालन करती है? विच मिनिस्ट्री डज द सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ऑपरेट? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। भाई देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कॉमन सेंस क्या लग सकता है? बिल्कुल कॉमन सेंस तो हर जगह लगता है, ये एक ऐसा सेंस है जो हम हर जगह लगाते हैं। करो भाई, बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं आंसर की तरफ हम लोग। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिटी। पंजाब का कौन सा जिला राज्य की 60% लीची के उत्पादन के लिए जाना जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग 60% ऑफ स्टेट लीची? बताएं, अमृतसर है, लुधियाना है, पठानकोट है, जालंधर है? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। करो आंसर, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा भाई। करो फटाफट करो, फटाफट करो आंसर। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपका आंसर। राइट आंसर है आपका पठानकोट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पठानकोट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में कितने हेक्टेयर भूमि लीची की खेती के लिए समर्पित है? हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन पंजाब आर डेडिकेटेड टू लीची कल्टीवेशन? पंजाब में कितने हेक्टेयर भूमि लीची की खेती के लिए समर्पित है? 2500 हेक्टेयर है, 3200 हेक्टेयर है, 3900 हेक्टेयर है, 4100 हेक्टेयर है, 4100 हेक्टेयर है? बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आया 3900 करोड़, 900 हेक्टेयर, सॉरी 3900 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पठानकोट में लीची किसानों की सहायता के लिए लीची स्टेट कहां स्थापित किया गया है? वेयर हैज अ लीची स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट लीची फार्मर्स इन पठानकोट? पठानकोट में लीची किसानों की सहायता के लिए लीची स्टेट कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके सुजानपुर, अमृतसर, जालंधर है, लुधियाना है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। पठानकोट में लीची किसानों की सहायता के लिए लीची स्टेट कहां स्थापित किया गया है? सुजानपुर है, अमृतसर है, जालंधर है, लुधियाना है? फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग, फटाफट से देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई सुजानपुर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सुजानपुर, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के
नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की बात हो रही है डियर। देखो ट्राई जो है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है? ट्राई। अगर हम बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है? इरडाई। ठीक है, पेंशन फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए। ये रेगुलेटिंग बॉडीज का हमें पता होना चाहिए, पीएफआरडीए। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? कैपिटल मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सचिव कौन बने बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। आप सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है अतुल कुमार चौधरी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अतुल कुमार चौधरी। ठीक है ना, चलिए चलते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। समीर सोमिया जी हैं, संजय मारीवाला जी हैं, प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं। फटाफट आंसर, ओ सॉरी चलिए आंसर डिस्क्लोज हो गया, संजय मारीवाला जी आ रहे हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, संजय मारीवाला जी। ठीक है, संजय मारीवाला जी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलिए हाल ही में आईपीबीईएस को कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? आईपीबीईएस, अब देखो अभी आप कहेंगे सर ये है क्या, बता तो दीजिए। अभी आगे बताएंगे, क्वेश्चन आएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसे भाई, कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, ग्रीन अर्थ अवार्ड मिला है, ब्लू प्लैनेट प्राइज मिला है, या वर्ल्ड एनवायरमेंट प्राइज मिला है? फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई है न्यूज, तो बिल्कुल ध्यान होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। फटाफट करें भाई, फटाफट से करें, फटाफट से आंसर करें। हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। करो आंसर करो, फटाफट करो, बिल्कुल फटाफट से आंसर करो भाई। चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ब्लू प्लैनेट प्राइज। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ब्लू प्लैनेट प्राइज। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, ब्लू प्लैनेट प्राइज। डन है इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीबीएस को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार कहां प्रदान किया जाएगा भाई? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, लंदन में? बताओ, वेयर विल द ब्लू प्लैनेट प्राइज बी अवॉर्डेड आईपीबीईएस? Where will the Blue Planet Prize be awarded to IPBES? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। IPBES को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार कहां प्रदान किया जाएगा? पेरिस है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है? बताओ, करो आंसर करो। IPBES को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार कहां प्रदान किया जाएगा? और ये राइट आंसर है आपका टोक्यो, जापान के टोक्यो में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। IPBES का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPBES? IPBES का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए देखिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम स्टडीज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल एंड बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इंटरगवर्नमेंटल साइंस एंड पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। फटाफट बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, आपको आंसर करना है क्या? बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है बताइए, फटाफट आंसर करिए, बताइए फुल फॉर्म ऑफ आईपीबीईएस। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, मैंने बोला भी था, इस तरह के एब्रिविएशंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज में रहे होते हैं और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। चलेंगे आंसर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है आपका, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईपीबीईएस। IPBE और S, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 कब शुरू और कब समाप्त होगा? व्हेन विल द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 बिगिन एंड एंड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे भाई। 1 जून से 31 अगस्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त, 1 जून से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 30 सितंबर। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट नाउ। करो आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1 जुलाई से 31 अगस्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 1 जुलाई से 31 अगस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द 64th ISO काउंसिल मीटिंग? कौन सा भारतीय शहर ISO परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है? मुंबई है, बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है? विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द 64th ISO काउंसिल मीटिंग? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल
विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द 64th ISO काउंसिल मीटिंग? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज राइट नाउ, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 की तुलना में 2023 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? व्हाट परसेंटेज डिड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्लाइन इन 2023 कंपेयर्ड टू 2022? चलेंगे फटाफट आंसर करेंगे फटाफट से, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का डियर आपके साथ डिस्कस हुआ था, एफडीआई की में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 30% है, 43 है, 50 है या फिर 25% है? करो भाई फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर दो। चलें आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आया 43%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 43%। 2022 की तुलना में 2023 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 43%। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर। तो जी ये क्वेश्चन बिल्कुल हो गया है और इसी के साथ ही हम लोग आते हैं पीडीएफ। पीडीएफ कैसे मिलेगी? आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल देखो हमारे व्यूअर जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, जो हमारे न्यू व्यूअर है मैं उनको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप नेम सर्च कर लोगे आयुष अग्निहोत्री टेलीग्राम ग्रुप, इस नाम से आपको मिल जाएगा, आप नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एड्रेस भी मैं आपको बता दूं, एड्रेस फाइनली @EM थिंक टैंक आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, विदाउट एनी स्पेस आपको टाइप करना है EM थिंक टैंक, जैसे मैंने लिखा है ठीक इसी तरह से आप टाइप करेंगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहां से जाके पीडीएफ आप ले सकते हो। इसके साथ ही हम लोग आगे चले डियर, तो फाइनली हमें क्या मिलता है? ओके हाँ, तो यहां पर देखेंगे आप टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन मोर दिया हुआ है, मोर करेंगे आप, अगेन मोर करेंगे तो डियर क्या होगा? एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज पे आप यहां पे जाएंगे, अरे भाई हाँ आगे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन के आगे डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, लिंक पे टच करेंगे वैसे ही एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे जाएंगे यहाँ पे। ओके वन सेकेंड, इस नए पेज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में तो देखेंगे आप यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक अगर नहीं लगा है तो टेक्निकल टीम के ऐड करने का वेट कर लेंगे। फाइनली यहाँ पे लिंक पे टच करेंगे वैसे एक नया पेज ओपन होगा, इस नए पेज पे आप जाएंगे फाइनली। तो इसके बाद में क्या होगा? नए पेज पे जाने के बाद आपको डेट मिल जाएगी, डेट के आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे जैसे ही आप टच करेंगे फाइनली तो आपको टाइटल पे टच करते ही पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड होती हुई दिख रही होगी, ठीक है, पीडीएफ आपको डाउनलोड होती हुई दिख रही होगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग आगे चले तो विनर अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं भैया। विनर अनाउंसमेंट की तरफ अगर हम चले तो विनर अनाउंसमेंट में भाई आपको देखिए क्या मिल रहा है, देखते हैं कल का जो क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हम लोग आगे चलते हैं। अरे भैया तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? ओके चलिए, हाँ आप काम करने लगे, भाई साहब काम नहीं कर रहे थे। चलो विनर अनाउंसमेंट, विनर की तरफ चलें। कल का जो क्वेश्चन था सैटरडे का, उसका राइट आंसर है निखिल डे, निखिल डे राइट आंसर है। और चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। तो निखिल डे जो राइट आंसर था हम लोगों का, ये क्वेश्चन था आपका, अमेरिकी सरकार ने किसे 2023 अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन क्या किया है? नामित किया है ना। और इसका राइट आंसर यहां पर निकल कर आया था निखिल डे, निखिल डे राइट आंसर था। चलिए चलते हैं विनर अनाउंसमेंट की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन होने वाले हैं, है ना। विनर कौन होने वाले बिल्कुल देखेंगे। विनर तो आप सभी हो, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है? तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं, फटाफट से चलते हैं आज के विनर अनाउंसमेंट की तरफ। जस्ट 1 सेकेंड, हम लोग फटाफट से चलते हैं आज के विनर अनाउंसमेंट की तरफ, देखते हैं कि आज के हमारे विनर अनाउंसमेंट में कौन पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। तो विनर अनाउंसमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं विनर अनाउंसमेंट में निकल कर कौन आ रहा है। तो फर्स्ट विनर हमारे निकल कर आ रहे हैं कौन? राहुल कुमार जी हैं, जिन्होंने सबसे तेजी के साथ आंसर किया था। राहुल कुमार जी हमारे पास के फर्स्ट विनर हो जाएंगे। कांग्रेस यार, वेल डन, बहुत अच्छे। आप क्लैप करेंगे किसी के लिए, दुनिया आपके लिए क्लैप करेगी। तो ये हमारे फर्स्ट विनर है। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम निकल कर आ रहा है खुशबू शर्मा का, रिया अग्रहरी का और गुंजा विश्वकर्मा का। खुशबू शर्मा, रिया अग्रहरी, गुंजा विश्वकर्मा आज के हमारे सेकंड विनर है। कांग्रेस यार, वेल डन, बहुत अच्छे। ये हमारे आज के सेकंड विनर है, तो कांग्रेस, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं आज के थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम निकल कर आ रहा है किसका भाई? थर्ड विनर में नाम निकल कर आ रहा है मुस्कान चतुर्वेदी जी का, साम्या राउत का, ज्योति कुमारी पटना से। ज्योति कुमारी पटना, साम्या राउत, मुस्कान चतुर्वेदी, कांग्रेस, वेल डन, बहुत अच्छे। ये हमारे आज के थर्ड विनर हैं। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं आज के वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में देखें, वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहा है भाई किसका? वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहा है आयुष झा का, हिमांशी का, विजय लक्ष्मी का, रोशनी मिश्रा का। रोशनी मिश्रा, विजय लक्ष्मी, रोशनी मिश्रा, विजय लक्ष्मी, हिमांशी और आयुष झा,
ये आयुषी झा, सॉरी आयुषी झा है, ये हमारे आज के वॉलंटियर्स हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। रोशनी राज मिश्रा, विजय लक्ष्मी, हिमांशी और आयुषी झा, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, वेल डन। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्विज क्वेश्चन होगा इसका विनर अनाउंसमेंट कल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो क्विज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में करना है सेशन एंड अप होने के बाद। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो दैट इज, ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आज का क्विज क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल कर आ गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और मेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। 10th ऑफ नवंबर है, 15th ऑफ अक्टूबर है, 10th ऑफ दिसंबर है या फिर 1st ऑफ जनवरी है। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो मेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। चलिए फटाफट से डियर, जुलाई मंथ का मंथली सेशन रहा है, आप जाकर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके बाद में 2023 का एक मैराथन क्लास रहा है, इसको जाकर देख सकते हो। 2023 पूरा रिवाइज कर सकते हो। 2024 की हाफ ईयरली मैराथन है क्लास, उसको जाकर देख सकते हो। जनवरी से जून तक को हमने क्या किया है, कवर किया है। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत ही प्यार प्रेम के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। भाई बहन के एक अटूट रिश्ते को दिखाता है ये फेस्टिवल। ये फेस्टिवल्स हमें खुश रहना सिखाते हैं, आपस में मिलना जुलना सिखाते हैं और बहुत आसानी और अच्छे के साथ, हम कितनी भी परेशानियों के साथ हों, कहीं ना कहीं फेस्टिवल हमें खुश रहने का एक और आपस में मिलजुल के साथ आगे बढ़ने का फाइनली एक फलसफा सिखाते हैं। तो चलिए विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, है ना। तो डियर अच्छे से सेलिब्रेट करिए। भाइयों के पास अपने भाई अपनी बहनों के पास जाएंगे और जो बहनें अपने भाइयों के पास जा सकती हैं, आपस में आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छे से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सीखते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे कल, फिर मॉर्निंग 7 AM, है ना। तो जिन्होंने सेशन को लाइक किया है लाइक कर दें, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से कर दें, है ना। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। हम मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सीखते रहें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।